हेलो एवरीवन, होप आप सब खैरियत से हैं। आज के सेशन में जिनका ताल्लुक़ मेरी तरह कराची से है, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी उस रूट से बहुत इमोशनल कनेक्शन है, हम दुनिया में कहीं पे भी होते हों। और आजकल कराची के इलेक्शंस को लेके जिस तरह से बहुत कुछ हम लोग देख रहे हैं, अगरचे कि हमारे दोस्तों यारों से, हमारे ख़ानदान के लोग जो कराची में हैं, उनसे हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं। बट मेरी कोशिश थी कि हम इस सेशन में एक किसी ऐसी शख्सियत को इनवाइट करें जिसके ओपिनियंस बायस ना हों। और जैसे कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, कराची में नहीं हूँ, तो ग्राउंड रियलिटीज़ से हमें कोई अ, आगाह कर सके, हमें दिखा सके। तो इस डिस्कशन के लिए मैंने इनवाइट किया मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाइयों जैसे हैं, आशिर एल्बर्ट, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। 74 गार्डन चर्च के वो पिछले तकरीबन 15-20 सालों से मेंबर हैं। और हम उन्हीं की ज़ुबानी आज कोशिश करते हैं कि हम उन हालात को जान सकें कि इस वक्त एक्चुअली इलेक्शंस को लेके चल क्या रहा है। सेशन का पैटर्न सिर्फ यही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा समझ सकें कि डायसिस का एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, और उसको कितना को हद तक हम फॉलो कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की ज़रूरत है कि अपना ओपिनियंस को वॉइस किया जाए ताकि हालात बेहतर हो सकें। और उसके बाद हम देखेंगे हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, बिशप की एक्चुअली उस पूरी कैंपेन्स में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होता है, करंट हालात क्या चल रहे हैं। लास्ट में हम लोग गौर करेंगे कि आखिर आया ऐसे कौन से करंट चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ डायरेक्टली। आशिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ कुछ फ्यू सेकंड्स में इंट्रो दे दें। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा, आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली डायसिस का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और डायसिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि अगर डायसिस के इस वक्त बिशप इलेक्शन को देखा जाए तो उसका ये प्रोसेस है कि जब भी बिशप जो है वो किसी भी वजह से वो सीट जो है वो वैकेंट होती है तो उस पर फौरन जो है वो मॉडरेटर्स कमिश्नरी अपॉइंट होता है, जो बिशप भी हो सकते हैं, कोई पादरी भी हो सकते हैं या लेमन भी हो सकते हैं। ये कमिश्नरी की जवाबदीद होती है कि वो किसको अपॉइंट। उसके बाद 60 दिनों में जो भी कमिश्नरी अपॉइंट होता है उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अगले 60 दिनों में उस बिशप के जो इलेक्शन है कंडक्ट करवाएँ। और जैसे ही वो अपने ऑफिस को सँभालते हैं एज़ कमिश्नरी, तो वो नेक्स्ट 20 डेज़ में जो काउंसिल होती है वो करवाते हैं। काउंसिल करवाने के बाद जो है उनको बाकी जो दिन बच जाते हैं तो उन्होंने इलेक्शन करवाना है। तो इलेक्शन का प्रोसेस सिंपल है। अब के जो कानून है उसके मुताबिक कि कोई भी पादरी जिस 3 साल की फील्ड हो और 3 साल का फील्ड वर्क हो एज़ अ पास्टर इन चर्च ऑफ पाकिस्तान, और वो चर्च ऑफ पाकिस्तान से सैलरी लेता हो, तब उसकी सैलरी जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की किसी भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी डायसिस से वो एफ़िलिएशन हो और वहाँ से वो सैलरी ले रहा है, तो वो इसके लिए सिंपली एलिजिबल हो जाता है, क्वालीफाई करता है। फिर जब वो कैंडिडेट के प्रोसेस में आते हैं, तो काउंसिल में जो है वो 2 पादरी और 2 लेमैन जो हैं वो एक बिशप पर अगर एतमाद ज़ाहिर करते हैं, एक बंदा उसको नॉमिनेट करता है और बाकी जो लोग हैं वो उनको सेकंड करते हैं। तो ये फिर वो बंदा जो है वो काउंसिल में बिशप के कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर ये तादाद जो है वो 5 कैंडिडेट से ज़्यादा हो जाए, तो उस वक़्त काउंसिल में जितने भी लोग मौजूद होते हैं, वो 150 भी हो सकते हैं, वो 200 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं। तो जितने भी पार्टी और काउंसिल के जो लेमैन हैं, मुख्तलिफ जो चर्चेज़ के लोग होते हैं, सेक्रेटरी, प्रधान या दीगर लोग जो होते हैं जो इस वक़्त काउंसिल में मौजूद होते हैं, तो फिर वो उसी दौरान उसी वक़्त जो है वहाँ पे इलेक्शन जो है वो प्रोसेस उसका ये होता है कि उसी वक़्त उन जितने भी लोग होते हैं, 5 से अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएँ, तो उसी वक़्त उन पाँचों में इलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं, उनमें से 3 जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करते हैं बाकियों से,
वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाता है नेक्स्ट राउंड, और बाकी जो 3 होते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर इलेक्शन डे, इलेक्शन डे में पादरी साहबान जो बाकी 3 रह गए थे, उनको उस इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करनी होती है, सेनेट की भी और लोकल जो डायसिस की जो एग्जेक्टिव है उसकी। इस वक्त डायसिस कराची में 14 वोट हैं और सेनेट के 28 वोट। अभी हाल में ही जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हुआ ये है कि एक तरफ से एक जो बिशप कैंडिडेट थे वो एग्जेक्टिव के लोकल एग्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए, और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट थे बिशप के, उन्होंने डायसिस की जो सेनेट है पाकिस्तान की जो सेनेट है चर्च ऑफ पाकिस्तान की, उसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये 7 दफा, एक ही इलेक्शन के 7 दफा इलेक्शन होते हैं, एक ही इलेक्शन अगर पहली दफा में फैसला ना हो पाए तो ये 7 दफा मैक्सिमम टाइम में ये मतलब ये प्रोसेस रिपीट होता है, और सातों दफा में से किसी भी अगर एक दफा में कोई भी कैंडिडेट जो है वो लोकल एग्जेक्टिव और डायसिस की सेनेट से, जैसे पाकिस्तान की सेनेट से अगर वो ज्यादा वोट ले लेते एक ही वक्त, तो वो बिशप जो है वो उसी वक्त अनाउंस हो जाता है। उसमें जो मॉडरेटर होते हैं जैसे पाकिस्तान के, वो उसी वक्त अनाउंस करते हैं ये बंदा जो है, ये कैंडिडेट जो है, ये डायसिस के फला फला डायसिस के इलेक्शन जो है वो जीत। अब उसमें होता क्या है कि उस वक्त में वहाँ पे मौजूद वहाँ पे मौजूद जो कम से कम 3 बिशप होने चाहिए, जिसमें से एक बिशप रिटायर भी हो तो वो चले, और उसके अलावा जो 2 बिशप हैं वो हाज़िर सर्विस हो। तो 2 हाज़िर सर्विस बिशप और 1 अगर रिटायर है तो नहीं है तो भी 3 हाज़िर सर्विस के सामने भी वो अपने को अनाउंस कर सकते हैं सिलेक्शन को, और ये एलिजिबल हो। अनाउंस ये जो अनाउंसमेंट है ये वैलिड है। ये सिंपल सा प्रोसेस। थैंक यू सो मच इस आगाही के लिए। जस्ट एक फॉलो अप क्वेश्चन बनता है कि अब तक कराची के इलेक्शन में 2 बार हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं और दोनों बार शायद हम डिसीजन तक नहीं पहुंच सके हैं, और सुनने में यही आ रहा है कि दोनों बार शायद इलेक्शंस टाई हो चुके हैं। और फिर आपने मेंशन किया कि ये प्रोसेस 7 बार रिपीट किया जा सकता है। तो 2 क्वेश्चंस है आपसे कि व्हाट डू यू फील कि जो थर्ड राउंड होने वाला है, यू यू फील पर्सनली कि हम किसी डिसीजन पे पहुंच जाएंगे, या फिर जिस तरह के हालात पता नहीं बन रहे हैं और नज़र आ रहे हैं, ये 7 दफ़ा अगर कुछ इस तरह से हम डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते तो व्हाट्स आफ्टर दैट? अगर ये पहली दफा हुआ जिसमें इलेक्शन ये प्रॉपर कंडक्ट हुए, उसमें अनाउंस उसमें जैसे कि फैसला नहीं हो पाया, एक ही दिन में 7 दफा वो ट्राई किया गया, रिपीट किया गया इलेक्शन प्रोसेस को, और सातों दफा में वो कोई भी बंदा जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। तो उसके बाद कानून के मुताबिक, जो डाइसिस का कानून है उसके मुताबिक, अगले 60 दिन के बाद 90 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन दोबारा कंडक्ट, इन केस के अगर उन 90 दिन में भी कोई उसके बाद भी जब ये इलेक्शन कंडक्ट होके उसमें भी कोई सेलेक्ट नहीं हो पाता या इलेक्ट नहीं हो पाता, तो ये फिर अगले 3 साल के लिए इलेक्शन रोक दिए जाए। फिर अगले इलेक्शन जो है वो अगले 3 साल के बाद। आई सी। अगले 3 साल तक इसको फिर पोस्टपोन काइंड ऑफ कर दिया जाएगा, और फिर उन 3.5 सालों में एक्चुअली मतलब डाइसिस लेवल पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या जो भी डाइसिसन लेवल पे, कराची लेवल पे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको किस तरह से फिर मॉनिटर किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है? असल में जो बिशप कमिस्ट्री मॉडरेटर्स कमिस्ट्री होता है, वो निगरान बिशप, वो जो है वो सारे मामला को देखेंगे, केयर टेकर बिशप के तौर पर वो सारे मामला को चलाते हैं। आई सी, आई सी, फाइन। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, जो सुनने में मिल रहा है कि दो ही मेनली कैंडिडेट्स हैं, जो आई मीन दे आर competing विद ईच अदर, और व्हाट डू यू थिंक के उन दोनों में से हु इज दी मे बी जिनके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और
जिनके चांसेस आपको कम नज़र आ रहे हैं? आई मीन योर पर्सनल जस्ट ओपिनियन। नहीं, मैं इस पे ओपिनियन बहुत हद ना ही कोई राय शेयर करूँगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो भी ये स्पिरिचुअल से ज़्यादा जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। बिशप की जो पोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पोस्ट नहीं, ये बहुत ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, क्योंकि जो बिशप मुंतखब होता है, उसको डायसिस के तमाम तर इंतज़ामात को चलाना, जिसमें आपका स्कूल भी आ जाते हैं, जिसमें आपके कॉलेजेस भी आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके चर्च, जितने भी चर्च हैं, चर्च के पॉइंट्स हैं, उनको मैनेज करना। तो जो भी आए वो इतना कैपेबल हो और इन सारे मामलात को देख सके, क्योंकि डायसिस ने पिछले कई सालों में ये तजुर्बा किया है कि इसके पास शायद इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। जी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वे द बेस्ट मैन। ओके, फाइन, ओके। तो फिर हम आई थिंक इस तरफ चलते हैं कि आया ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हम अभी करंटली फेस कर रहे हैं, और अगर कुछ इस तरह के चैलेंजेस हैं तो क्या उनके सॉल्यूशन कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनको मे बी फॉलो किया जाए तो ज़्यादा ताख़ीर के बगैर हम किसी नतीजे तक पहुंच सकें? अ, मुझे अगर आप ये थोड़ा-सा स्पेसिफिक बता देंगे कि किस चैलेंजेस, मतलब डाइसिस और चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है इसको बिल्कुल चैलेंजेस में घिरा हुआ है। कहीं पे भी जो है वो कोई बहुत अच्छी सूरत-ए-हाल, मैं अगर कराची में रहता हूँ, मैं कहीं और दूसरी डाइसिस की बात नहीं करता। जो कराची डायसिस में मामलात हैं, मैंने बहुत करीब से सारी चीज़ों को देखा, तो मैं ये समझता हूँ कि उतने अच्छे बेहतर नहीं। बहुत सारे मामलों में या हर मामले में अ, डायसिस जो है वो दो-चार है। जी, जी, जी। अगर एजुकेशन की आप सिर्फ़ बात कर लें, तो इस वक़्त क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बुरे हालात। देखिए, चंद एक या जिस तरह से मैं जाता हूँ या बाकी जहाँ पे थोड़े-से लोग जो अवेयर हैं और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन चर्च के नाम अगर हटा दिए जाएँ, तो बाकी आपके जो बस्ती एरिया के चर्चेज़ हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं और दिन-ब-दिन पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। अगर वो चंद 2-4 या 6 फैमिलीज़ हैं, सॉरी, मगर बाकी जो आपकी मेजॉरिटी है, वो आपका फेस, वो इस वक़्त बहुत अच्छे हालात में नहीं है। अगर आप सिर्फ एजुकेशन पे बात, हाँ जी। बहुत सारी जो है वो विंग्स थे जो खत्म हो गए। जैसे कि पता चलता है कि एक तो स्पेसिफिक इसका नाम होता है। जैसे कि जेल जेल की जो एक कमीशन था या डिपार्ट था, अब वो नहीं रहा। मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, जेल मिनिस्ट्री नहीं है आपके पास। आपके पास संडे स्कूल मिनिस्ट्री नहीं है, मतलब आपकी नर्सरी नहीं, नर्सरी पे बिल्कुल आपके पास खाली पड़ी। कोई यहाँ पे कोई ऐसा आप एक प्रोग्राम नहीं बता सकते पूरे डायसिस में कि जिससे फ्रूटफुल नतीजे मिलते हैं, फलदार कोई नताइज सामने आज तक ऐसा कुछ नहीं। प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हर चर्च करता है, एक बड़े चर्च से लेके छोटे चर्च तक। मैं छोटे और बड़े चर्च के सिर्फ बिल्डिंग के हिसाब से बात, और भी मेरे इसको डिफरेंशिएट किया हुआ था, ताकि बाद में इसको कोई गलत ना बोले, इसलिए मैं बता रहा जी, जी, हूँ। आई आई गेट योर पॉइंट। जी। बड़ी बड़ी कांग्रीगेशन और छोटी कांग्रीगेशन और बड़ी चर्च बिल्डिंग और छोटी चर्च बिल्डिंग के लिहाज से मैं इसको सिर्फ कंपेयर, तो बड़े चर्च से लेके छोटे चर्च तक सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स आपको मिल जाएँगे, मगर उसके कोई फ्रूटफुल कोई बेनिफिट्स नहीं आते। आई सी। और व्हाट्स इन द पाइपलाइन और करंट सिचुएशन, अभी जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि अब 3 महीने तक तो इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो चुका था। अ, जो कमेटीज़ हैं या जो भी एडमिन के लोग हैं, दे दे आर स्टिल देयर, दे आर वर्किंग ऑन दिस। और अ, पाइपलाइन में ऐसा क्या चल रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स फॉर श्योर इलेक्शंस विल टेक प्लेस? मेरे ख़्याल 3 महीने में जो है वो 1 महीना गुज़र गया है, पीछे रह गए सिर्फ 2 महीने। वो उन 2 महीनों में अभी तक पता नहीं कहाँ पे ये चीज़ें चल रही हो, मगर आम एक कलीसिया के
मेंबर को या रुकन को ये नहीं पता कि इसमें क्राइसिस में होता है। हमारा सबसे बड़ा मसला है जो मुझे महसूस वो इत्तलात और नशरियात है। कम्युनिकेशन गैप बहुत है कि आप कहीं पे क्या फ़ील कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल चेंजेस उसमें जब वो लोग मेरे से सवाल कर रहे थे, मेरे अपने ट्विटर के मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब आप क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, वो किधर स्टैंड करती है? मैं पैलेस्टाइन वाले मसले के साथ कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी जब उन पे कोई ऐसा वक़्त आता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो हम जो है वो सॉलिडेरिटी में साथ खड़े होते हैं और उनके साथ ये फ़ील कराते हैं कि हम आपके सुख बड़ी घड़ी में आपके साथ। मगर इस पैलेस्टाइन को हम बहुत अपने दिल के करीब समझते हैं, तो इस वाक़ये पे आप लोग क्या तो मैंने उनसे कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जैसे पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं, कि जिससे हम बता सकें कि हम क्या अब जो चीज़ें हैं वो ये भी हैं कि हम पादरी या डायसिस को या बिशप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मगर मसला ये कि हमारी वन विंडो सॉल्यूशन भी यही आपके पास अगर कोई सान्या हो गया तो आपको रिप्रेज़ेंट टीवी पे भी उन्होंने करना है। अगर कोई फील्ड पे जाना पड़ेगा तो मुफ्ती जी को करना है। अगर आपके इलाके में कोई मसला आपके पास पूरे पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ नहीं है, कि जिससे ये महसूस करवाया जा सके कि क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक़्त क्या महसूस कर एंड में आई जस्ट गिव यू 1 मिनट आशिर, इफ देर इज एनीथिंग यू वांट टू से, आप ऑडियंस से कुछ कोई स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, कुछ यूथ को कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप दे सकते हैं आप। मैसेज बहुत क्लियर है कि हमें हमारा जो सबसे बड़ा मसला है जितनी भी हमने चीज़ों पर डिस्कस किया, उसमें सबसे जो बड़ा मसला है कि अगर उस तरह से ऑर्गनाइज़ेशंस काम नहीं कर रही या उस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन नहीं रही या उस तरह की ऑर्गनाइज़ेशन अब फॉर्म नहीं हो रही, तो उसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि मसला है वो एक्सेप्टेंस लेवल। हम किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। देखिए, कोई या किसी एक शख्स ने तो कोई ना कोई काम करना है, बीड़ा उठाना। तो अगर हम वो नहीं कर रहे और कोई करना चाह रहा है, तो हम उसको ज़रूर सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों और देखिए चेंजेज़ आती रहती हैं, बेहतर होती रहती है। कोई भी जो चीज़ है, आप हज़ारों मील का जो सफ़र है वो पहले कदम से शुरू है और वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें से बेहतरी भी आती जाएगी, उससे चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी। मगर हमें एक्सेप्ट करना है लोगों को, एक्सेप्टेंस लेवल लाना है, इससे चीज़ें ग्रो होंगी और सिर्फ़ एक्सेप्टेंस लेवल तक नहीं रहना बल्कि खुद भी जो है अपने हिस्से का काम करना। हमें डिफरेंट जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें अपना किरदार अदा करना है, वो समाजी हो कानूनी हो या मज़हबी हो या सियासी हो। जब हम हर चीज़ पे, हर जगह पे हमारा एक नुमाइंदा मौजूद होगा, तो हमारी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा ग्रो करेगी, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच इस मैसेज के लिए। आई होप एंड प्रे कि ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और ना सिर्फ हम सिर्फ इन चीज़ों को सुन लें, बल्कि हम कुछ इरादा करें कि हम मिल के कोई इम्पैक्ट अपने लिए, अपने लोगों के लिए ला सकें। थैंक यू सो मच आपके आज के वक्त के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।